दोस्तों नमस्कार। भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है सतवीर दलाल। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि दीपक फौजी जो कि क्रांतिकारी विचारों के धनी हैं, वो आज फिर एक बार हमारे साथ हैं। तो मैं उनकी, जैसे पिछली बार बताया था कि उनकी वीडियो देखता रहता हूं, तो मैंने एक दो उनकी वीडियो देखी। तो उसी आधार पर एक बार हम उनसे फिर चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने जो वीडियो बनाई है उसके ऊपर क्या आधार है और किस तरह आपने वीडियो बनाई और क्या उनका जवाब है। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे दीपक जी का। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दीपक जी, दोबारा हमने आपको बुलाया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य भी है कि आप हमारे बुलाने से हमारे स्टूडियो में आए और आज अपने विचार रखने के लिए तैयार हुए। तो दीपक जी, मैंने जैसे पिछली बार कहा था कि मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपने किसान आंदोलन में बोला था कि किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा लोग मारे गए थे जी। तो क्या ये आंकड़ा अधिकृत आंकड़ा है तो और कहाँ से आया ये आंकड़ा? 719 का सरकारी आंकड़ा है। अच्छा। ये सरकार ने आंकड़े जो मांगे थे कि भाई कितने किसान शहीद हुए थे, पंजाब सरकार ने मांगे थे सबसे पहले आंकड़े। और पंजाब सरकार ने उनकी मदद भी की थी। और सबसे बड़ी जो मदद की थी, जो 719 किसान शहीद हुए थे, हर जितने किसान 719 के घर पे हर महीने 10,000 रुपए SP सिंह ओबरॉय हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भेजते हर महीने 10,000 रुपए। क्या आज भी भेजते हैं? हाँ, आज भी भेजते लगातार हर महीने 10,000 रुपए। पिछली एक और वीडियो मैंने आपकी देखी थी SP सिंह ओबराय जी के बारे में। आपने कहा था कि वो आदमी अकेला से इतना ज्यादा वो करता है, इतना ज्यादा समाज का करता है। तो उसके अंदर आपने एक शब्द भी बोला था कि NGO है उनकी। हाँ। तो NGO का मतलब तो ये है कि लोग उसमें फंड डोनेट करते हैं और उस फंड में से वो करता है। तो क्या वो फंड में से डोनेट करता है या अपनी पॉकेट से करते हैं? वो पहले अपनी पॉकेट से भी करते थे, अभी कोई फंड दे भी देता, कोई नहीं भी देता, ये तो जरूरी नहीं होता भाई। उनकी NGO का नाम है सरबत्ता भला NGO करके चलाते हैं वो ये नहीं कि सिर्फ भाई पंजाब के लोगों की मदद करते हैं। 117 भारतीयों को जो विदेश में फंसे हुए थे उनको वहां से निकाला है उन्होंने। और जो सरकार है वहां की सरकार, सऊदी अरब की सरकार है, उन्होंने उसको 10 साल का गोल्डन वीजा दिया हुआ है। उनके कामों को देखते हुए सऊदी अरब के लोगों के लिए भी काम करते हैं, वो सभी के लिए काम करते हैं। और उनको तब जाके 10 साल का, पहले पंजाबी हैं जिनको 10 साल का गोल्डन वीजा मिला। अच्छा, एक वीडियो में आपने कहा था कि सिख कभी हथियार नहीं उठाता, जबकि हम कई बार मीडिया में देखते हैं कि किसान आंदोलन में भी एक आदमी का कत्ल किया गया था, एक आदमी को मारा गया था, उसके ऊपर क्या एलिगेशन थे, लेकिन कानून हाथ में लेना तो उचित नहीं है ना। और इसी तरह एक बार पंजाब में भी एक पुलिस ने नाके के ऊपर किसी सिख भाई को रोका था और उन्होंने गुस्से में आके उसके हाथ काट दिए थे। क्या कानून को अपने हाथ में लेना उचित है? और क्या जो आपकी कहना है कि सर छोटू राम ने ये कहा था कि ये कभी हथियार, गलत हथियार नहीं उठाते, तो क्या ये सर छोटू राम को झुठलाने वाली बात नहीं है क्या? देखिए, सिर्फ जो कहते हैं ना कि सिखों ने ये कर दिया, पहली बात तो उन्होंने निहंग सिंहों के लिए पास करवाया था कानून, क्योंकि वो अमृत सकते हैं, अमृतधारी सिख होते हैं और उनको कृपाण रखने की, सारे हथियार रखने की परमिशन दिलवाई गई थी। ठीक है। वो कभी किसी निर्दोष पर हथियार नहीं उठाते। अगर गलती से हो भी गया है तो वो अपना सरेंडर कर देते हैं, कोई वाद विवाद में नहीं पड़ते वो। चाहे वो किसान आंदोलन के ऊपर मुद्दा बनाया गया था, उसके अंदर खुद पुलिस वालों को बोलना पड़ा था कि हमारे को तो जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, खुद थाने में आ गए थे कि हमारे से ये गलत हुआ है तो इसकी सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। और वो उनको पुलिस वालों को जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जो ये लोग दिखाते हैं ना, आप सोचते हो कि सिख ऐसा करते हैं, आपको कम से कम भी 1 लाख ऐसे दिखा दे जो कि सिख बने हुए हैं और सिख नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जो पगड़ीधारी हो जाते हैं लेकिन काम दूसरा कर देते हैं। और नाम फिर किसका आता? सिखों का आता। अगर कोई पगड़ी पहन रहा, दाढ़ी बढ़ा रहा तो सिख ही समझेंगे। आपको मैं एक नहीं हजारों प्रूफ दे दूंगा। एक तरफ तो पगड़ी बांध के और दाढ़ी मूछ बता के वो इंटरव्यू दे रहा है, अगले ही दिन वो पगड़ी खोल के बड़े बाल बता के वो सनातनी बना हुआ हर हिंदू के बारे में प्रचार कर रहा है। तो ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे आपको। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है? बिल्कुल एजेंडा है ये। तो आप ये देखिए, भारत पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? 1947 में। लेकिन पाकिस्तान में गया कौन था सबसे ज्यादा? पंजाब सबसे ज्यादा तोड़ा गया था पाकिस्तान के अंदर। आप पूरा आजमा के देख लो, पंजाब को एक बार नहीं, पंजाब को कई बार तोड़ा गया। हरियाणा को अलग करते समय पे इन्होंने बोला था कि हमारी भाषा के आधार पर अलग किया गया। चलो ठीक है, हरियाणा की भाषा अगर हरियाणवी थी तो हिमाचल की तो पंजाबी बोलते थे, फिर हिमाचल को अलग क्यों किया गया? जम्मू कश्मीर भी संयुक्त पंजाब का हिस्सा था, पूर्वी राजस्थान भी संयुक्त पंजाब का हिस्सा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी संयुक्त पंजाब का हिस्सा था, तो फिर उनको किस आधार पर अलग किया गया था? तो ये जो सरकार होती है, सरकार अगर कोई एजेंडा बनाती है ना तो उसकी एक चाल होती है। उन चालों में फंसा के ये बोलते कि सिखों ने मांगा था हमारे को भाषा के आधार पर अपना पंजाब चाहिए, तो भाषा के आधार पर उनको कौन सा पंजाब मिल गया? अभी भी आप देखोगे पंजाब के अंदर पंजाबी कम मिलेंगे, दूसरी भाषा वाले ज्यादा मिलेंगे। तो वो तो सब सरकारों का बनाया हुआ एक एजेंडा होता है।
अच्छा, कई बार जैसे खालिस्तान के बारे में मैं देखता हूँ जी। तो ये खालिस्तान की जो डिमांड है ये भारत से ही क्यों है? ये पंजाबी और सिख तो पाकिस्तान में भी तो रहते हैं ना, तो ये खालिस्तान की डिमांड पाकिस्तान से क्यों नहीं करते? ये खालिस्तान के समर्थक हैं जो। सबसे पहली बात, आप पूरे पंजाब में एक बार घूम के देखिए, कहीं पर कोई भी आपको किसी खालिस्तान की मांग करता मिल जाए, एक बार भी बता देना कि हाँ इन्होंने खालिस्तान की मांग की। ये पता नहीं कहाँ से वीडियो बनते हैं। जैसे एक उसका तमिलनाडु का वीडियो बनाया था कि तमिलनाडु से बिहारियों को मार मार के भगाया जा रहा है, वो वीडियो फेंक निकला था जब उसकी जांच हुई थी। तो ऐसे ही हजारों फेंक वीडियो है जिनमें दिखाएगा। इन्होंने तो बोला था किसान आंदोलन में भी खालिस्तान की मांग उठी थी, हमने खुद जाके वहां पे चेक किया था, ना तो कोई झंडा था ना कोई पोस्टर था, और इन्होंने किसान बैठे थे उनके हाथों में पोस्टर दे दिए थे खालिस्तान जिंदाबाद के। हिमाचल की विधानसभा के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के वो लगे थे, पोस्टर लगे थे, और उस दीवारों के ऊपर लिखा गया था। क्या किसी भी प्रदेश की विधानसभा के बाहर कोई ऐसा लिख सकता है? वहां पर कितनी सिक्योरिटी होती है? आज तक वहां पे कोई नहीं पकड़ा गया, तो फिर ये किसका एजेंडा है? ये हिसार के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया था, वहां भी सरकारी बिल्डिंग के ऊपर लिखा गया था जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्यों नहीं पकड़ा किसी को? किसने लिखा? जबकि वहां तो कोई सिख भी नहीं था, आसपास भी कोई सिख नहीं था, वहां कैसे लिखा गया? हरियाणा में आके कैसे लिखा गया? तो एक एजेंडा है, बहुत बड़ा एजेंडा है। अगर ये हरियाणा में मान लिया कि हरियाणा में आगे लिखा गया, लेकिन लंदन में जो हमारी एम्बेसी थी उसके ऊपर भी तो हमारे हिंदुस्तान के झंडे को गिराया गया था और खालिस्तान का झंडा लहराने का प्रयास किया गया था, तो क्या वो खालिस्तान की डिमांड नहीं है? कुछ लोग सभी धर्मों में होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना एजेंडा सेट रखते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। एक वोटिंग का एजेंडा होता है, उनका वोट पाने का तरीका होता है। कोई किसी नाम पर वोट लेता है, कोई किसी नाम पर वोट लेता है। ये वोटों के चक्कर में जो करते हैं ना, एक करता एक है, लेकिन फिर बदनाम पूरी कौम को जो किया जाता है ना, वो गलत है। मेरी नजर में सिर्फ इतना है। अच्छा, आप की पिछली वीडियो में मैंने देखा था आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के कुछ ज्यादा ही नाराज हैं, तो उसकी वजह क्या है ये बताएं आप हमें। भगवंत मान साहब का एक वीडियो मेरे पास, अभी आपको दे दूंगा मैं वीडियो। उसमें उन्होंने बोला था कि मैं पंजाब के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं जो सिलेंडर की लाइन में खड़ा हो, राशन लेने की लाइन में खड़ा हो, ना कि कोई वीआईपी सिक्योरिटी रखता हो। भगवंत मान साहब 1600 सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, जिसमें पंजाब पुलिस का एक भी नहीं है, सीआरपी और बीएसएफ के। क्यों, क्या पंजाब पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है मान साहब को? ये तो भगवंत मान साहब से यही सवाल हम कर रहे हैं कि आप एक बार बताओ तो सही, आप पंजाब पुलिस पे भरोसा करते हो या नहीं करते हो? पंजाब पुलिस की होनी चाहिए सिक्योरिटी, मुख्यमंत्री तो पंजाब के। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा पुलिस को अपनी सिक्योरिटी में रखते हैं, वो अगर सीआरपी और बीएसएफ को रोकेंगे तो उनसे भी सवाल करेंगे कि आप हरियाणा के लोग पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते। सवाल यही था हमारा भगवंत मान से, वो करे थे। फिर इन्होंने बोला था वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। 1600 सिक्योरिटी गार्ड भगवंत मान साहब खुद रखते हैं। उनकी जो वाइफ है डॉक्टर साहिबा, वो 4.5 लाख की अंगूठी पहनती है, 2.5 लाख की सैंडल पहनती है। वीआईपी कल्चर खत्म करने वाले, उनकी अलग सिक्योरिटी है, उनकी माँ की अलग सिक्योरिटी है, उनके बंगले की अलग सिक्योरिटी है। सबसे बड़ा काफिला आज के समय में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, किसी भी प्रदेश में सबसे बड़ा काफिला लेके भगवंत मान का चलता है। और जब इनका काफिला चलता, आम आदमी को रोड पे नहीं निकलने दिया जाता। ये उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म किया है कि नया वीआईपी कल्चर लगाया है इन लोगों ने। आपने एक वीडियो में कहा था कि आने वाले इलेक्शन में भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की एक सीट भी नहीं आएगी। अभी तो इलेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम है, क्या अभी से ये कहना कुछ समय से पहले की भविष्यवाणी नहीं होगी, या आपको लगता है कि परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि श्योर आने वाले टाइम में आप आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पंजाब में फेल हो जाएगी? 100% श्योर है। अभी ताजा उदाहरण है इसका, एक बाई इलेक्शन हुआ था जो भगवंत मान साहब ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक सीट खाली की गई थी, उसमें बाई इलेक्शन हुआ था। और खुद भगवंत मान साहब के गृह नगर में जो इसका उनका प्रदेश है, खुद का प्रदेश, वो राज्य है, जिला है, उसके अंदर चुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी कहीं नजदीक भी नहीं मिली, हार गई। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी ताजा, ये तो 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ, 3 महीने पहले। और खुद पंजाब की जनता ये बोलती है कि अब आगे तो, ये तो बाई इलेक्शन था, आगे आने वाले इलेक्शन में देख लेना। ये बोलता था कि मैं आम घर का बंदा हूँ। पहले भगवंत मान साहब साइकिल पे घूमते थे, पैदल घूमते थे पूरे पंजाब के अंदर। अब भगवंत मान साहब किसी को दिखाई नहीं देते, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी राजस्थान चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। वो दिखा रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली का कौन सा मॉडल लागू करेंगे? बोले हम दिल्ली के किसानों की तरह। दिल्ली में कितने किसान हैं? किसान तकरीबन सबसे ज्यादा होते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे किसान है। दिल्ली में कितने किसान रहते हैं कि हम किसानों दिल्ली का किसान मॉडल लागू करेंगे? दिल्ली में तो कोई इतनी खेती नहीं करता, इतने किसान नहीं है। ठीक है, आसपास के जो गांव हैं उनमें करते हैं, लेकिन दिल्ली में तो कोई खेती नहीं करता ना। तो कौन सा किसान मॉडल है वो जो लागू करना चाहते हैं पंजाब के अंदर? एक तो इन चीजों का जवाब दे दे। एक अभी पीछे इन्होंने एक इश्तिहार निकाला था अखबार के अंदर कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, 2900 पद हमने भर दिए। 2900 छोड़िए,
खाली 29 पद भी अभी तक भगवंत मान साहब ने नहीं भरे हैं। उनका बिल्कुल डाटा आरटीआई लगा के डाटा निकाला गया है, एक भी नौकरी नहीं दी है भगवंत मान साहब ने। तो जो हम इतना सुनते हैं कि इतने भर्ती कर दिए, इतने भर्ती कर दिए, और एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि वो अगर कोई भर्ती किया है तो पंजाब से बाहर से आउटसोर्स करके भर्ती किए गए हैं, क्या ये फैक्ट है? बिल्कुल, ये आरटीआई लगा के डाला हुआ और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बोलिया, ये ऐसे नहीं बोलिया। खुद एक पत्रकार साहब ने भगवंत मान साहब से सवाल किया था, सवाल का जवाब नहीं दिया भगवंत मान साहब ने, बोले बाद में आना, बाद बोले उसने ये भी बोला कि सर मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, सिर्फ इसी सवाल का जवाब चाहिए जो आप नौकरियों का इश्तिहार दे, उसके अंदर क्या है, कोई जवाब नहीं दिया, चले गया साइड से। अच्छा, हमने कहीं सुनने में आया था कि सरकार ने आपको अग्निवीर योजना के ऊपर बोलने पे बैन लगा रखा है। पहली बात तो ये है कि सरकार क्यों लगाएगी बैन किसी के ऊपर, और फिर अगर आपने उसके कुछ खिलाफ बोला होगा तो हो सकता है सरकार ने थोड़ा एक्शन लिया हो, लेकिन क्या ये सच है कि आपको अग्निवीर योजना पर बोलने से मना कर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल मना किया हुआ, बोला था बाकायदा थाने के अंदर बुला के मेरे को बोला गया था कि आप अग्निवीर के ऊपर नहीं बोलोगे, कोई भी किसी भी तरह का बयान नहीं दोगे अग्निवीर के ऊपर, ना पक्ष में ना विपक्ष में, कैसे भी बयान नहीं दोगे। एक पॉइंट था उसके अंदर, वो पॉइंट पकड़ के निकाल था मैंने, उस पॉइंट के ऊपर मेरे ऊपर बैन लग गया था कि ये पॉइंट आइंदा कभी मीडिया के अंदर आना नहीं चाहिए। अच्छा। तो इस मैंने पूछा भी था कि फिर किस मुद्दे पे बोलना है, और किसी मुद्दे पे बोलो, अग्निवीर के ऊपर नहीं बोलना है। देखिए, अगर ये सच है कि आपको अग्निवीर योजना पर या उसके किसी पॉइंट पर बोलने से मना किया गया है, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि आप उसके ऊपर बोलें, क्योंकि हम भी सरकार का, प्रशासन का, उसके आदेशों का पालन करने वाले हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस विषय पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप थोड़ा सा क्या पहलवानों के मुद्दे पर बोलना चाहेंगे? ये जो जितना हुआ है इसमें आपकी नज़र में कौन सही है और कौन गलत है? नंबर एक बात, जो वीडियो मैंने बनाया था, शायद वो बजरंग पुनिया ने भी अपने उस पे पेज पे शेयर किया हुआ है, उसके अंदर मैंने बजरंग पुनिया को भी बोला था और योगेश्वर दत्त को भी बोला था। आज फिर मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, योगेश्वर दत्त जो है ना, अब हरियाणा के अंदर बोला जाता है, जो MP है दीपेंद्र हुड्डा, सबसे शरीफ इंसान है, उनकी टक्कर के योगेश्वर दत्त थे, सिर्फ पार्टी गलत ज्वाइन करके। आज भी वो इतने सिंपल और सौम्य स्वभाव के हैं, वो सिर्फ पार्टी के एजेंडों पे चल चल के उन्होंने अपनी छवि खराब की। वो खराब इंसान नहीं है, तो कोई सोचता कि वो खराब इंसान है, यही बात हमने बोली थी। आप कैसे कह सकते हैं कि योगेश्वर दत्त जी की छवि खराब हुई है? योगेश्वर दत्त की छवि खराब हुई तभी तो 2 बार तो इलेक्शन में हार गए, नहीं तो ये बंदा बना अगर अपना खाली नॉमिनेशन भी भर देता ना तो इनके बराबर में कोई खड़ा होने वाला नहीं था, और ये 2 बार हार चुके हैं। सर, योगेश्वर जी ने इलेक्शन पहले लड़े हैं, पहलवानों का आंदोलन अब हुआ है, तो आंदोलन से आप कह रहे हैं कि आंदोलन से छवि खराब हुई, जबकि इलेक्शन तो पहले लड़ चुके हैं। आंदोलन से नहीं, पार्टी ज्वाइन करके अपनी छवि खराब की थी उन्होंने। आपको लगता है कि बीजेपी गलत पार्टी है? नहीं, पार्टी तो या तो सभी ठीक है या सभी गलत है। एक विचारधारा होती है, वो विचारधारा गलत है। कैसी विचारधारा होती है? तो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र का ध्यान रखती है, और मोदी साहब ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज आप हमारी सेना को देख लीजिए कितनी पावरफुल हो रही है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को देख लीजिए कितना सक्सेस है, और आप कह रहे हैं कि छवि खराब, पार्टी की विचारधारा खराब है। क्या राष्ट्रवादी विचारधारा होना गलत है? फर्जी राष्ट्रवाद है ये। पाकिस्तान को तो दिल्ली बर्बाद कर देती है, गोदी मीडिया भी कर देती है और बीजेपी भी कर देती है। चाइना का कभी चय नहीं बोल पाते, ताजा उदाहरण गलवान का है। चाइना का आज तक चय नहीं बोला, जो लाल आंखें दिखाना चाहते थे ड्रैगन को, वो पता नहीं पीली आंखें भी नहीं दिखा पाए ड्रैगन को आज तक। दूसरी बात, आप कंपैरिजन करना अगर चाहते हो तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। जो सेना के साथ अभी हो रहा है, जितने भी ये अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, ये प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है जो परमानेंट भर्ती हुए हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आया हुआ है। कुछ लोग हैं जो पेंशन आना चाहते हो, पेंशन नहीं आ पा रहे। वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इनको ना तो बॉर्डर एरिया दे सकते, 4 साल के अंदर इनको कहाँ भेजे कहाँ नहीं भेजे, इनका सेटलमेंट ही नहीं हो पा रहा है। अगर ये इसको 4 की बजाय 5 साल का भी कर देते हैं तो उनको पेंशन लागू हो जाती है। कम से कम 4 की जगह 5 साल का कर दो। आपको अग्निवीर करना है 5 साल की कर दो। जो शॉर्ट सर्विस होता है, ऑफिसर होता है, उसकी भी 5 साल की होती है। 5 साल की इसलिए होती है कि पेंशन लागू हो जाती है बंदे को। और फौज में बंदा जाता है वो इसलिए जाता है कि जिंदगी भर की मेरी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, पेंशन मिलेगी। अगर नहीं भी नौकरी मिली तो पेंशन मेरी आती रहेगी। तो उस पेंशन का जो खत्म किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा लूज पॉइंट है। इसके ऊपर सरकार को दोबारा बोला सरकार ने कि हम विचार करेंगे। चलिए, ये तो सरकार का मामला है, सरकार देख लेगी। लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान को तो बर्बाद कर देते हैं लेकिन चाइना का चय भी नहीं बोलते, तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? गलवान घाटी का आपने नाम लिया, तो गलवान घाटी में हमारी मिलिट्री ने उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जबकि हमारे खाली हाथ थे, वो हथियार लेके आए थे, और फिर भी हमारे जवानों ने उनके ज्यादा जवान मारे। और आज भी अगर हमारी सेना है वो इस हद तक पावरफुल हो चुकी है कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है, उनको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दे रही। हाँ, रही बात अगर कुछ कमियां रही
रही होंगी तो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन उनको धीरे धीरे बहुत तेजी से वो सुधार किया जा रहा है। आज नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए नए हथियार बनने लग रहे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या आपको नहीं लगता है कि हम चाइना का चाय भी बोलेंगे और चाइना हमें चाचा भी कहेगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अरुणाचल के अंदर 100 गांव चाइना के हैं। अरुणाचल है भारत का हिस्सा। 100 गांव चाइना ने बसा दिए। क्या उस पर आज तक बोलिया है? प्रधानमंत्री साहब ने बोलिया हो, गृह मंत्री साहब ने बोलिया हो, किसी ने कुछ बोलिया नहीं बोलिया। कितना एरिया है जो ये एक लेक थी जिसका भी गलवान के अंदर खोया था, गलवान हमारा हिस्सा था, वहां पे अब जाने का आपको वीजा लेना पड़ेगा। जो हमारा हिस्सा था उसमें जाने का वीजा लेना पड़ेगा। चाइना ने वहां तक अधिकार किया हुआ है। अगर पूरे तथ्य निकाल को आपको दिखाएं तो 5 फिंगर होते हैं हमारे। 5 फिंगर में से एक फिंगर था गलवान, जिसका कि सिर्फ छोटा सा उदाहरण हमारे सामने आया है। बाकी बचे 4 फिंगर का अगर उदाहरण सामने आ गया ना, तो ये ना सरकार को जवाब दे पाएगी, ना ही कोई नेता अभिनेता कोई जवाब नहीं दे पाएगा। चलिए, एक सवाल बीच में आया था पहलवानों के बारे में। तो पहलवानों के बारे में आपको कौन लगता है कि जो बिना ट्रायल के ये बजरंग पूनिया जी और विनेश फोगाट करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये कुछ बच्चे के साथ या 65 किलोग्राम उस लड़के के साथ अन्याय है? ये जो अंतिम पंगाल है वो पहलवान लड़की, उसके लिए हमने भी बोला था, और ये बात बजरंग और विनेश ने भी बोली है कि अंतिम पंगाल अपनी बिल्कुल जायज लड़ाई लड़ रही है। अंतिम पंगाल विनेश फोगाट के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। खुद विनेश फोगाट का आपको वीडियो दिखा देता, उन्होंने खुद बोला कि हाँ ये लड़की ठीक लड़ाई लड़ रही है, और हम ये नहीं करे कि हम बगैर ट्रायल दिए जाएंगे। हमने समय मांगा था क्योंकि वो आंदोलन में बैठे थे, इसलिए हमने समय मांगा है। सरकार हमारे को समय देते, उसके बाद हमारी ट्रायल कराए। ट्रायल में जो जीतेगा वो जाएगा। सर, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने समय मांगा था जी। तो समय तो फिर वो जो दैया है, वो क्या नाम उस लड़के का जो सिल्वर मेडल आया था, चोट लगी, रवि दैया जी, उसने भी तो समय मांगा होगा। लेकिन जब ट्रायल हुई तो वो चोट के बावजूद आया और उसने ट्रायल दी। तो इनको बजरंग पूनिया को, विनेश फोगाट को तो चोट भी नहीं लगी हुई थी। तो अगर उन्होंने समय मांगा था, ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी, तो आगे क्यों नहीं उन्होंने अपनी ट्रायल दी? क्यों नहीं कुश्ती लड़े? वो एक छोटी सी बात होती है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, नोबडी परफेक्ट, व्हाई प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, इन्होंने प्रैक्टिस के 15 दिन 20 दिन मांगे थे। ये वहां पे बैठे हुए थे, धरने पे बैठे हुए थे, और वो टाइम इनको दिया गया, WFI के द्वारा दिया गया है, भारतीय कुश्ती संघ है जो, उसके द्वारा टाइम दिया गया उनको, और ये ट्रायल देंगे। और शायद आपको बता देता हूँ 15 अगस्त मुकर्रर हुई है इनकी ट्रायल की। 15 अगस्त को ट्रायल भी होगी। सर, ट्रायल में भी तो एक तो 1 बाउट ट्रायल होती है, एक 4 बाउट करके फिर ट्रायल होती है। तो अगर ये ट्रायल देंगे और उसमें एक ही बाउट मांगेंगे तो उस ट्रायल का फायदा है कि एक बच्चा जो बच्चे ट्रायल दे चुके हैं वो क्यों बार बार ट्रायल दें? ये तो बताएं आप। ये पिछली बार भी हुआ था ऐसे, बगैर ट्रायल दिए। ये योगेश्वर दत्त साहब भी जा चुके हैं, बिना ट्रायल दिए वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल रहे हैं, ओलंपिक एशियाड भी खेल रहे हैं, बिना ट्रायल दिए गए हैं। ये कोई आज का रूल नहीं है, रूल तो पहले का, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं हम बिना ट्रायल दिए नहीं जाएंगे। अगर उनको समय मिल रहा है तो ये जो ट्रायल अभी चली हुई है इनमें समय इनको भी मिल जाएगा, अपनी प्रैक्टिस करेंगे और ट्रायल देंगे। जो फाइनल में जीतेगा उनके साथ ट्रायल होगी। सर, ये गलत है। जो फाइनल में जीतेगा उनके साथ ट्रायल होगी, ये गलत तरीका है। एक बच्चा, तो फिर ये तो WFI का गलत है। ये बताओ, रैंकिंग के आधार पर ट्रायल करवा रहे हो। एक बात बताइए, एक बच्चा तो 4 बाउट करके फाइनल में पहुंचता है, और ये अकेले उसके साथ एक बाउट करके न और बाहर जाना चाहते हैं। तो फिर वो रैंकिंग का सिस्टम हटवा दो WFI से। रैंकिंग सिस्टम के आधार पर ये ट्रायल हो रही है भाई। वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाता है, जिसकी नंबर 1 रैंकिंग है वो फाइनल ही ट्रायल देगा। रैंकिंग के आधार पर ट्रायल हो रही है, ये ऐसे ट्रायल नहीं हो रही। ये तो नियम कायदे कानून इनको पढ़ने पड़ेंगे या अपने बदलने पड़ेंगे। चलिए ठीक है दीपक जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम हम भी नहीं चाह रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो चर्चाएं हैं या फिर इनकी वीडियो का विश्लेषण है वो हम अगले अंक में करेंगे। तब तक हम दीपक जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे पास आए, हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने अपना टाइम दिया। और दोस्तों, आपने हमारा चैनल देखा, आपने अपना चैनल देखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी आपसे कल या परसों 1-2 दिन के अंदर आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।